हेलो एवरीवन। तो अब हम देखने जा रहे हैं आज के विच इज 10th अप्रैल के क्वेश्चन नंबर 6 to 10 के मैथ्स के सॉल्यूशन शिफ्ट 1 के। ये क्वेश्चंस मेमोरी रिटेंशन पे है, मतलब मेमोरी बेस्ड है, तो डेटा थोड़ा सा अलग हो सकता है। ठीक है, तो जैसे कि अपन 6 क्वेश्चन देख सकते हैं, अपने को एक सीरीज दे रखी है 3, 8, 13 जो कि एक एपी है ऑफ कोर्स, और हमें इस एपी के उन टर्म्स का सम निकालना है जो 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, सारे टर्म्स का सम निकाल लेते हैं और उसमें से वो वाले माइनस कर देते हैं जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, है ना। तो पहली बात तो अपने को नंबर ऑफ टर्म्स गिनने पड़ेंगे, जो कि वही बहुत बड़ा काम नहीं है। इसको nth टर्म मान लिया तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला लगाएंगे। 5 का कॉमन डिफरेंस है तो n का वैल्यू 75 निकल के आ जाता है। ठीक है, टोटल 75 टर्म्स है। और अपन ये देख सकते हैं कि जैसे 3, 8, 13 है, इन तीन में से एक टर्म जो है वो 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 5-5 का गैप चल रहा है। तो जो अगला आएगा वो क्या होगा, 18, 5, 5, 5, 15 उसमें ऐड हो चुका होगा। तो इसका मतलब आउट ऑफ एवरी 3 टर्म्स 1 टर्म इज डिविजिबल बाय 3। तो कितने टर्म्स ऐसे होंगे जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं सीरीज के? 25। तो अपना जो रिक्वायर्ड सम है वो निकल के आ जाएगा टोटल सम विच इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म a प्लस l, और इसमें से माइनस कर देंगे वो वाले टर्म्स जो कि 25 है, अभी अपने डिस्कस किया, जो 3 से डिवाइड हो रहे हैं। तो उस एपी का पहला टर्म होगा 3 और आखिरी टर्म होगा 373 जो है वो है 6 and 7 13, तो 372, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर किसी नंबर का डिजिट का सम डिविजिबल है 3 से तो वो नंबर भी डिवाइड हो जाता है। तो 3 + 372 आखिरी टर्म होगा। ये कैलकुलेट कर लीजिए, द आंसर कम्स आउट टू बी 9525। ओके, सो कैलकुलेशन वाइज थोड़ा लेंदी था, बाकी आसान सवाल। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन के टॉपिक से है। आपको बोला कि एक फंक्शन f(x) है जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। मेरे ख्याल से सबसे स्टैंडर्ड आसान दिखने वाली इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये भी बता रखा है कि 2 पर फंक्शन की वैल्यू 0 है, वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा इससे, और फिर 3 पर वैल्यू उन्होंने पूछ ली। ठीक है, सो हम जानते हैं क्या करेंगे, y/x क्रिएट करेंगे, उसको t रख देंगे। ठीक है, यही मैं कर रहा हूं। ऊपर नीचे मैं x स्क्वायर से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा y/x का होल स्क्वायर, होल अपॉन नीचे भी आ चुका होगा y/x, एक 2 भी है। y/x को अगर t रखते हैं तो हमें मिलता है t + x dt/dx। ये इसका कारण ये है कि भाई y को हम tx रखते हैं तो डिफरेंशिएट करके ऐसा आ जाता है, और सामने आ चुका होगा 1 + t²/2t। t को अगर उस तरफ शिफ्ट करेंगे तो मिलेगा x dt/dx, सामने आ चुका होगा 1 - t²/2t, जो कि एक बहुत ही आसान वेरिएबल सेपरेबल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, इधर उधर कर देते हैं चीजों को अपन, तो क्या मिल जाएगा हमें 2t/1 - t² dt, और सामने अपने पास में आएगा dx/x, जो कि अगेन बहुत ही आसान इंटीग्रेशन। इसको अगर अपन u रख देते हैं u, तो -2t dt du में चला जाएगा, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा du/u। तो इसको मैं सीधे लिख दे रहा हूं ln ऑफ 1 - t²। सामने का इंटीग्रेशन इज ln x, और c को ln c ले लेते हैं। आई थिंक द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। यहां से इसके बाद में t को अगर अपन y/x लिख दें, चलो इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो सामने अपने पास में आ जाएगा दिस इज 0 इज इक्वल्स टू लॉग, कितना बन जाएगा ये 1 - t² इंटू में आ जाएगा x, इंटू में आ जाएगा c, मतलब ये 1 - t² y/x का होल स्क्वायर, इंटू में अपने पास में है x, इंटू में c इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा। आगे का कैलकुलेशन आसान है, क्योंकि उन्होंने बोला है 2 पर 0 है, तो x को 2 रखने पे y को 0 रख देना है, c आ जाएगा उससे, और फिर बाद में उसके बाद में f(3) निकालना है, मतलब x को 3 रख देंगे। सो आई थिंक दिस इज वेरी सिंपल कैलकुलेशन, बच्चे कर लेंगे, तो उससे अपने पास में f(3) की वैल्यू √3 निकल के आ जाती है। ठीक है, आई थिंक अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन का, काफी स्टैंडर्ड। ओके, द 8th क्वेश्चन is from the chapter of complex numbers, and again I would say that this is an easier side problem। हो सकता है कि प्रॉब्लम एज इट इज ऐसा ना आए, जैसा मैंने आपको बताया, बच्चों ने अपने लेवल पे बताया मेमोरी बेस्ड है, तो हो सकता है इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके दे दिया हो, बट द थीम ऑफ द क्वेश्चन वाज दिस। क्या बोला उन्होंने, कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसके लिए ये नया कॉम्प्लेक्स नंबर प्योरली इमेजिनरी है, तो हमें z का मॉड बताना है। ठीक है, तो क्या कंसेप्ट लगाना है इसमें, अगर कोई अल्फा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है a + i β, तो वो प्योरली इमेजिनरी कब होगा, जब उसमें a आएगा ही नहीं, मतलब अल्फा + अल्फा बार 0 होना चाहिए, राइट। अगर उसी में उसका कॉन्जुगेट ऐड करें तो इट मस्ट बी 0, a मस्ट बी 0। तो इसको जैसे आप रखते हैं वैल्यूज को, तो क्या मिलता है z - 2i/z + 2i प्लस इसी का कॉन्जुगेट जो कि z बार + 2i है अपॉन z बार - 2i है, इक्वल टू 0 आ जाएगा। वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एलसीएम्स लेने हैं। जैसे देखो
इसको एलसीएम लेंगे तो z के साथ मॉड z आएगा, z बार होता है मॉड z का स्क्वायर। फिर देखो यार -2 आयोटा z आएगा यहां से, और यहां से +2 आयोटा z आएगा, वो कट जाता है। तो -2 आयोटा इंटू -2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर, एक तो ये बच जाएगा। और फिर ऐसे ही इधर से भी क्या होगा, z बार और z टकराएंगे तो मॉड z स्क्वायर, और +2 आयोटा प्लस का 4 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बाकी सारे टर्म्स जो कट जाते हैं, तो हमारे पास बचता है ट्वाइस मॉड z स्क्वायर इज इक्वल्स टू 8, क्योंकि आप जानते हैं -4 और ये -4 हो जाएगा, -8, तो मॉड z का वैल्यू जो है वो 2 निकल कर आ जाएगा। +-2 तो हो नहीं सकता, नेगेटिव नहीं होता, सो मॉड z इज इक्वल्स टू 2। फेयरली सिंपल एंड क्विक प्रॉब्लम, बस बच्चे को ये पता होना चाहिए, ठीक है, प्योरली इमेजिनरी की कंडीशन। चलिए अगले सवाल पे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द टॉपिक ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, एलसीडी के टॉपिक से है, और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को यूज किया गया, जो कि कुछ टाइम से मिसिंग था जेईई मेन के क्वेश्चंस में। इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को यूज किया, बाकी फेयरली सिंपल यूज है। क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर दिस इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बाय द वे, जैसा मैंने पॉइंट आउट किया। ये फंक्शन है, इसकी 2 ब्रांचेस हैं, m इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, और n इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ नॉन डिफरेंशिएबिलिटी है। तो अपने को m और n का सम बताना है, ठीक है। तो जब भी इस तरह का सवाल आता है, और अगर हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, मतलब GIF जो है अपना उसको हटा सकते हैं, तो हटाने की कोशिश करनी चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, fx को डिफाइन कर लेते हैं इंटीजर टू इंटीजर तोड़ के। जैसे अगर मैं x को -2 से -1 में लेता हूं, x बिलोंग्स टू नहीं लिख रहा मैं, -2 से -1, तो बॉक्स -2 आ जाएगा, ये बन जाएगा -2x। फिर अगर x को -1 से 0 में अपन लेते हैं, -1 से 0 में लेते हैं, तो ये हो जाएगा -1, तो अपना फंक्शन बन जाएगा -x। फिर अगर अपन इसको 0 से 1 में ले लेते हैं, तो ये बॉक्स 0 हो जाएगा, सेकंड ब्रांच पे आ चुके हैं, 0 हो जाएगा। और अगर x का वैल्यू 1 से 2 आ गया है, तो ये 1 हो जाएगा, तो अपना फंक्शन बन जाएगा x -1, राइट। तो काफी आसान सा ये फंक्शन है, अपन इसका एक ग्राफ ही बना लेते हैं रफ, है ना। y इक्वल्स टू -2x की बात करें तो कैसी लाइन होती है, ऐसी कुछ लाइन निकल के आएगी -2x, इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। y इज इक्वल्स टू -2x। उसके बाद में y इज इक्वल्स टू -x की वो बात कर रहे हैं, ठीक है ना भैया। y इज इक्वल्स टू -x ऐसी कुछ निकल के आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू -x, है ना। अच्छा, -1 पर इसकी वैल्यू आती है अपनी -2, है ना, और इसकी -1 पे वैल्यू आ रही है 1, तो ये टूट जाएगा यहां पर ग्राफ, सो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो अपना y इज इक्वल्स टू -2x ऐसा था, ये कितना वैल्यू दे रहा है, -1 पर वैल्यू दे रहा है 2, ठीक है। देन इसके बाद में -1 पर इसका वैल्यू 1 है, तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस, है ना। यहाँ पर ओपन रहेगा, यहाँ पे क्लोज रहेगा, ठीक है। दिस इज y इज इक्वल्स टू -x। ये 0 तक जा रही है, 0 पर 0 इसका वैल्यू ओपन रहेगा। उसके बाद में देखो 0 पर अगली अपनी ब्रांच है y इक्वल्स टू 0, दैट इज x एक्सिस इटसेल्फ, और वो यहीं से कंटिन्यू हो रही है इस तरीके से, और ये क्लोज्ड पॉइंट है 0,0, ठीक है। यहां ये खुल जाएगा 1,0 पर, ये वाला पॉइंट खुल जाएगा, है ना। ये वाला पॉइंट बाय द वे अपना -1,1 है। और फिर उसके बाद में अगर अपन 1 से 2 में देखें तो यहीं से निकल के आ रहा है, 1 रखेंगे तो 0 ही आ रहा है, तो ये लाइन फिर से यहां से कंटिन्यू हो रही है, ऐसे चली जा रही है, ठीक। मतलब फंक्शन में डिसकंटिन्यूटी सिर्फ एक जगह है, जो कि x इक्वल्स टू -1 पर है, तो m का वैल्यू 1 निकल कर आ गया, एक जगह फंक्शन टूट रहा है ना। और अगर अपन बात करें नॉन डिफरेंशिएबिलिटी की, तो देखो 3 जगह नॉन डिफरेंशिएबिलिटी आएगी। जहां डिसकंटिन्यूटी है वहां तो आएगी ही आएगी, यहां पर भी अपन देखो स्लोप बदल रहा है, पहले ऐसा था फिर ऐसा हो गया, तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव अलग अलग आ जाएंगे। अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं, बट ग्राफ से डायरेक्टली दिख रहा है। और यहां पर अगर अपन देखें तो यहां पर भी देखो अपना स्लोप चेंज हो रहा है। सो आप जानते हैं जहां पे भी डेरिवेटिव राइट हैंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बदल जाएगा, वहां नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा फंक्शन। तो 3 जगह आपका फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल हो गया, n का वैल्यू 3 निकल कर आ गया, तो m प्लस n जो उन्होंने पूछा था वो आ गया 4। मैंने इसको ग्राफ बना के कर दिया, क्योंकि ग्राफ बहुत ही आसान थे। आप इसको एल्जेब्रिकली भी कर सकते हैं, जैसे -1 पर इसका वैल्यू 2 आ रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट देखें -1 पे तो 2 आ रही है, और -1 पे राइट हैंड लिमिट देखें तो 1 आ रही है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे डायरेक्टली दिख जाएगा कि भाई डिसकंटिन्यूअस है, और फिर आप चाहें तो इसका डेरिवेटिव्स निकाल के और फिर उससे भी डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर सकते थे। सो क्वाइट एन इजी प्रॉब्लम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं 6 to 10 सेक्शन के। वो कह रहे हैं एक आर्क है PQ एक सर्कल की, जो कि 90 डिग्री सबटेंड करती है पॉइंट O पे, ठीक है। तो अपन बना लेते हैं इस सिचुएशन को, ऐसा कुछ आर्क है सर्कल का, बेसिकली 90 डिग्री को सबटेंड कर रहा है, मतलब 25% ऑफ द सर्कल हो गया, ठीक है ना। वो ये 90 डिग्री है, ये अपना पॉइंट P है, अपना पॉइंट Q है,
है ना। फिर उन्होंने बोला है ओपी वेक्टर यू वेक्टर है, तो ऐसा करते हैं ना, इधर यू लिख देते हैं और ओ को ओरिजिन ले लेते हैं। उन्होंने क्वेश्चन में नहीं बोला पर अपन इसको चूज कर सकते हैं ताकि ये वेक्टर यू वेक्टर आ जाए। और फिर ओ क्यू वेक्टर को उन्होंने वी वेक्टर बोला है, इस पूरे वेक्टर को वी वेक्टर बोला है और फिर से 0 ले लिया। बाद में बोला है ओ आर वेक्टर जो है वो ए यू वेक्टर प्लस बी वी वेक्टर है, जहां आर पी क्यू का मिड पॉइंट है, मतलब आर जो है 1:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यार ये 45 डिग्री हो जाएगा, है ना। इसको ऐसे समझ सकते हैं, L इज इक्वल्स टू आर थीटा होता है, लेंथ ऑफ आर्क जो है आर इंटू थीटा होता है। तो अगर लेंथ ऑफ आर्क 1:1 के रेशियो में है तो जो थीटा सब टेंड करेंगे वो भी 1:1 के रेशियो में होगा, तो 90 के 2 टुकड़े हो जाएंगे 45। खैर इसको मैं मान लेता हूं आर वेक्टर, जिसको हमको लिख के दिखाना है यू और वी के टर्म्स में। तो सबसे पहले थ्योरम इन प्लेन यूज करेंगे, है ना। अगर एक वेक्टर दो वेक्टर के प्लेन में होता है यू वेक्टर और वी वेक्टर के, तो उसको लिख देंगे ए यू वेक्टर प्लस बी वी वेक्टर। ठीक है, वो तो उन्होंने बच्चे की खुद ही हेल्प कर दी, है ना, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है तो। अब आपको बस ए और बी की वैल्यू निकालनी है, फिर उनका प्रोडक्ट पूछ लिया ए इंटू बी। ठीक है, सो काफी आसान सिचुएशन है ये वेक्टर इक्वेशंस का। क्या करते हैं हम, एक बार ए से डॉट कर दिया, एक बार बी से डॉट कर दिया, क्रॉस कर दिया, ये है ना। सो एक बार मैं इसका यू से डॉट ले रहा हूं, देखो यू से डॉट लेंगे तो यू डॉट आर कितना आ जाएगा, ए मॉड यू का स्क्वायर यू डॉट यू प्लस 0। क्यों आया 0, क्योंकि यू डॉट वी 0 हो जाएगा, वी वेक्टर और यू वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इसको खोलेंगे तो u डॉट आर क्या होता है, मॉड u मॉड r। तो मॉड u भी रेडियस है, मॉड r भी रेडियस है, राइट। तो ये हो जाएगा रेडियस का स्क्वायर इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज 45 डिग्री। सामने भी आप देखो रेडियस का स्क्वायर ही है, तो ये r स्क्वायर से r स्क्वायर कट जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा 1/√2। और सेम काम अपन करेंगे अगर v से डॉट लेंगे तो v डॉट r बनेगा, इस बार ये 0 हो जाएगा v से डॉट लेने पे, और ये मॉड v स्क्वायर हो जाएगा। मेरे ख्याल से ये बहुत इजीली अपन देख पा रहे होंगे, आप कर सकते हैं कि b भी 1/√2 आ जाएगा। दैट मींस a और b दोनों 1/√2 है, तो जो उनका प्रोडक्ट है इट टर्न्स आउट टू बी 1/2। सो मीडियम टू टफ सवाल है, अगर आपको वेक्टर इक्वेशंस का आइडिया है तो। दीज वर द 5 क्वेश्चंस। जो आगे पेपर देने वाले उनको ऑल द बेस्ट, थैंक यू।